दोस्तों यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये हिंदी का पापा वीडियो रहेगा जिसमें हम हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने बाल विकास और पर्यावरण का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें एक एक वीडियो में संपूर्ण थ्योरी कराई गई है और एक एक वीडियो में संपूर्ण प्रीवियस ईयर भी कराया गया है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। पेपर से पहले आप उसको जरूर देख करके जाइएगा। तो चलिए हिंदी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें आपको हिंदी के इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी बताई जाएगी। उसके बाद व्याकरण के अंग, लिपि, विभाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इसकी बात करेंगे। संधि, समास, अलंकार, उच्चारण स्थान, और यहाँ पर हम देशज शब्द, द्रविड़ भाषाओं से लिए गए शब्द, विदेशी शब्द, अरबी, तुर्की, फारसी भाषा के शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, संकर शब्द, कारक, लिंग, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे इस वीडियो में आपको संपूर्ण थ्योरी करा दी जाएगी। शुरू करते हैं अधिक समय ना लेते हुए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है हिंदी या हिंद से संबंधित। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं, अर्थात हिंदी का उद्भव कहाँ से माना जाता है? अवहट्ट से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम दिया। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपी परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। अगर हम इसके विकास क्रम की बात करें तो संस्कृति से पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपकी आई अवहट्ट, और अवहट्ट से पुरानी हिंदी, और वर्तमान समय में ये आप मानक हिंदी को पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है? पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका उपनाम है। इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी नाम दिया। ये किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में जान लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, इसमें क्या दिया जाता है, और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इस टॉपिक को हमने जरूर लिया है यहाँ पर। और सारी क्लासेस जो इस तरीके की मैराथन क्लासेस दी जा रही हैं उनको आप देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1965 में हुई। और अभी वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं बताई गई हैं उन सभी भाषाओं में, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनमें से किसी भी भाषा में रचना लिखता हो और वो इस पुरस्कार के योग्य होता है। प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें मिलता क्या है? तो इसमें एक सर्टिफिकेट यानी प्रशस्ति पत्र मिलता है, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और 11 लाख रुपए पुरस्कार दिया था। शुरुआत में पुरस्कार की जो धनराशि थी वो कम थी, वर्तमान समय में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया या किस भाषा के लेखक को दिया गया? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को ये दिया गया। और जब ये पुरस्कार दिया गया था तब इनको 1 लाख रुपए मिला था। शुरुआत में इसकी जो धनराशि थी वो 1 लाख रुपए थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा से संबंधित थी। दूसरा प्रश्न बन सकता है भारत की प्रथम महिला विजेता कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित? तो आशा पूर्णा देवी। जब महिला का नाम आएगा तो आशा पूर्णा देवी, कई बार क्या होता है सभी महिलाओं के ही नाम दे देते हैं, जैसे महादेवी वर्मा दे दिया है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान दे दिया, आशा पूर्णा देवी दे दिया, तो आप वहाँ पर आशा पूर्णा देवी लगाएंगे। ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। क्लियर? और इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस पे इसकी जो है स्थापना की गई थी। बट ये मिलना कब से शुरू हुआ? तो 1965 से। अब यहाँ से आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो प्लीज़ गड़बड़ मत करिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले टॉपिक की तरफ। बात करते हैं अगर अनुसूची की, तो भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये 22 भाषाएं आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3 कोई ऑप्शन दे देगा, मतलब 3 भाषाएं दे देगा, और एक कोई इसमें से बाहर से कोई भाषा का नाम लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी 22 भाषाओं में से नहीं है। तो 22 भाषाओं में आपकी असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इंग्लिश आपको कहीं पे दिखा नहीं दिखा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आ सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न। कौन कौन सी भाषा हैं ये आप याद कर लीजिए। उर्दू है, इसमें हिंदी है, सिंधी है, मैथिली है, और ये सारी 22 भाषाओं के नाम याद कर लीजिएगा। इसकी आप चाहें तो कोई ट्रिकी वीडियो देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी ने बनाया होगा, ट्रिक से आपको सारी भाषाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रिक बनाएंगे तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। इस संविधान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके हिंदी भाषा से जुड़े हैं। 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम 1963 को अंग्रेजी हिंदी के साथ 26 जनवरी 1965 के बाद भी राजकाज के रूप में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को हम ला सकेंगे। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में क्या कहा गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा है। क्या है? संघ की राजभाषा। प्रश्न पूछेगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी संघ की राजभाषा है, तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। 343 सेकंड में क्या है? 15 साल तक अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकती है। अनुच्छेद यहाँ पर 344 की बात करें तो आर्टिकल 344 में किस बात का वर्णन किया गया है ये आपको पता होना चाहिए हिंदी के बारे में। अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं के लिए भाषा आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, ये कहता है अनुच्छेद 344। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के कुछ आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग को आगे दे, मतलब अनुमति दे, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो पत्रादि की भाषा होगी उसमें भी हिंदी की बात करी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 345। तो आर्टिकल 345 में कहा गया है कि राज्य की राजभाषा होगी। ठीक है, आर्टिकल 345 में क्या कहा गया कि विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक से अधिक, यानी अन्य एक या एक से अधिक भाषाओं को अपने कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 345। यूपी की राजभाषा कौन सी है, या आपसे प्रश्न पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, तो हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। और उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी और उर्दू दोनों ही हैं उत्तर प्रदेश की राजभाषा। बाकी आप यूपी स्पेशल में बहुत सारी चीज़ों को पढ़े होंगे। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, ये सब बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। वहाँ पर जो ऑर्डर वगैरह रिजर्व होते हैं, जो ऑर्डर पब्लिश होते हैं, वो इंग्लिश में ही आते हैं। अनुच्छेद 346 फर्स्ट क्या कहता है? राज्य और संघ के मध्य अथवा राज्यों के मध्य संचार की भाषा के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किसी भी भाषा को मान्यता देने का अधिकार है। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं संसद बिल आदि की भाषा अंग्रेजी है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 348 के तहत। पहला और फोर्थ पॉइंट एक ही है, बस यहाँ पर अनुच्छेद की बात कही गई है और कामकाज की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 350 शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा की बात कही गई है। 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। 351 में ये संघ का कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे हिंदी दिवस पे बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं, हिंदी पखवाड़ा भी चलता है, सारी चीज़ें। 351 में संघ का ये कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए। नोट में
रेड कलर से हमने लिखा है, इसको पहले भी बताया हमने कि अंग्रेजी जो है ये संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न अगला आपसे पूछ सकता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। तभी से हम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी दिन से, उसी तारीख को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अब आ जाते हैं हम व्याकरण पे। तो व्याकरण अगर आपसे पूछे क्या है, व्याकरण की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो आपको पता होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित क्रम से हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और समझना आता है। व्याकरण के अंग की बात करें तो 3 मुख्य अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लिपि क्या होती है? तो वर्णों या अक्षरों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि मतलब लिखने का तरीका। जैसे आप हिंदी में जब आपको लिखना होता है, ये आपकी कॉपी है, ऐसा तो नहीं कि आप बीच से लिखना शुरू करते हैं या इधर से लिखना शुरू करते हैं। एक तरीका होता है कि आप इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना। तो ये एक लिपि होती है। जैसे उर्दू में क्या होता है, उल्टा लिखना शुरू किया जाता है ऐसे, बट हिंदी में ऐसे लिखना शुरू किया जाता है। तो वर्णों या अक्षरों का जो लिखने का ढंग है, तरीका है, वही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। विभाषा क्या है? ऐसी भाषा जो अपने पूर्व समय में समृद्ध साहित्यिक रही हो, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या है, प्रयोग किया जाना बंद हो गया हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अब उसको एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा हो, या हम कह सकते हैं मृत भाषा हो गई हो, वो हो जाती है विभाषा। ये जो है एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ हम लिपियों की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में। हिंदी देवनागरी लिपि में। उर्दू फारसी लिपि में, ठीक है। अंग्रेजी रोमन लिपि में। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम वर्ण का स्वरूप। तो यहाँ पर मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52। इंग्लिश में इसके जस्ट आधे, यानी 26 गुना 52, आप ऐसे याद रखिएगा। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है। यहाँ पर एक डाउट आपका हम क्लियर कर दें, 3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से वर्ण है, मतलब बोलने की दृष्टि से ध्वनि है, जैसे का हम बोल दिए, ठीक है। और लेखन की दृष्टि से वर्ण है। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो ये डाउट मन में मत रखिएगा। अब यहाँ पर वर्ण को हमने 2 भागों में बांट दिया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? हिंदी में कितने स्वर हैं? तो आप पढ़ते हैं 11। व्यंजन की संख्या कितनी है? ये एक विवाद है। कहीं पे आप 41 पढ़ेंगे, कहीं पे आप 42 पढ़ेंगे। तो अलग अलग किताबों में इसमें अलग अलग तर्क देखने को मिलता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले व्यंजन की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में 33 है तो आप 33 लगाइएगा, वरना आप 41 लगाएंगे। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। स्वर, चलिए अब हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कुल पूछे तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? 13। लेकिन यहाँ पर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। इस प्रकार से 7 और 4 मिलकर के ये आपके हो जाते हैं 11। ध्यान रखिएगा, ह्रस्व में कौन कौन से आ जाएंगे? छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री से ऋषि। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, इनकी संख्या है 7। स्पर्श व्यंजन की संख्या, और यहाँ पर प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्रा लगती है, जैसे आप लिखते हैं ओम, तो ये प्लुत स्वर हो जाता है, ऐसे ये साकार का बनता है। चलिए, तो ये आपने जान लिया कि का से माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है। जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग पर स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद हम बताएंगे आपको अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में आप क्या आ जाते हैं? य, र,
ला और वा, इनकी कुल है 4। ऊष्म व्यंजन की बात करें, इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? श, शा और सा और हा, ठीक है, इनकी संख्या 4 हो गई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? तो 2 हो जाती है। लास्ट क्लास में भी हमने आपको ये बताया था कि उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। आगत व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। छ, त्रंग्या और श्रा। उच्छिप्त में आप क्या जाते हैं, नोट करना हो तो लिख लीजिएगा, ड़ा और अड़ा, ये आपके उच्छिप्त हैं। 2 इनकी संख्या होती है। अर्धस्वर यहाँ पर आपसे पूछ ले, जो याद आ रहा है वो आपको बताते चल रहे हैं। तो या और वा अर्धस्वर हैं। अंतस्थ हमने आपको बता दिया, उच्छिप्त हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की, ठीक है। चलिए व्यंजन को पहले जान लेते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर निकले उसे हम व्यंजन कहते हैं। इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन को जब हमें बोलना है तो किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि ये स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर पाएंगे इसको हम। तो उच्छिप्त यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो हमने आपको अभी लिख करके बताया। अयोगवाह, अंग और आह, स्पर्श व्यंजन 25 से टोटल 25 का से माँ तक। द्विगुण में आपके ये आ जाते हैं ड़ा और अड़ा, इन्हीं को हम उच्छिप्त कहते हैं। अंतस्थ में यारा लावा 4, उसमें सा 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 4। संयुक्त व्यंजन ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन किससे मिलकर के बना है, ठीक है। तो छा जो है आधा का और आधा सा से मिलकर के बना है। इसमें हलंत जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, हलंत जरूर ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से ता जो त्रा है वो राधा ता और रा से मिलकर के बना है, इसी तरीके से ज्ञा जो है जा और या से मिलकर के बना है। श्रा जो है सा और रा से मिलकर के बना है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान की, ठीक है। उच्चारण स्थान के सूत्र आपने संस्कृत में भी पढ़े होंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुषणायाम तालुः, ऋटुरसाणाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपूप मध्या नियानाम ओष्ठौ, याम गणनानाम नासिका च, एदौतो कंठतालो, उदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिव्या मूलक वर्ण। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। हालांकि ये वीडियो हमें पहले ही दे देना चाहिए था, बट कुछ व्यस्तता के कारण ये लेट हो गया, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर उच्चारण स्थान को कैसे याद करेंगे, तो हमने आपको सूत्र बताया कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग। और देखिए अकुह लिखा है तो आ और आ हो गया, कुह में का वर्ग हो गया, और फिर हा है तो इसमें हा भी आ जाता है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसी तरीके से ई और बड़ी ई, इचुई शनायाम तालु, तो चा वर्ग आ जाएगा। फिर शनायाम है तो ये सा दे रखा है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। इचुई है तो यहाँ पर चा के बाद या और शा हो गया। इसी तरीके से मूर्धा में आपके दंत में, ओष्ठ में, नासिका में, सब याद कर लीजिएगा। नासिका वाले जरूर ध्यान रखिएगा। याम गणना नाम नासिका चा, अर्थात जो अंतिम वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के, उनका उच्चारण स्थान नासिका से होगा। कंठोष्ठों में आपको ओ और औ आ जाएंगे। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अर्थात बोलते समय कम हवा लगे, कम हवा की आवश्यकता पड़े, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। ट्रिक क्या कहती है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब इसको 5 यानी विषम संख्याओं वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब 1 रुपए, एक के बाद 3 और 5, ये हो जाते हैं अल्प प्राण। और इनके साथ साथ पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अंतस्थ में हमने आपको कौन कौन से बताए थे? या, र, ल, वा, तो ये भी आपके किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन ये आपके आ जाएंगे अल्प प्राण में। पहला का मतलब जैसे का वर्ग हो गया तो का हो गया, फिर आपका गा हो गया, फिर आपका क्या हो गया? अंगा हो गया। महाप्राण की बात करें तो महा मतलब क्या? महा मतलब अधिक, अर्थात बोलते समय अधिक मात्रा व अधिक वेग निकले तो वो महाप्राण हो जाएंगे। अब 1, 3, 5 निकल गए, बचे कौन से? 2 और 4, अर्थात सम संख्या वाले जो हैं ये महाप्राण में आते हैं।
साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन जो 4 होते हैं स स स हा, क्योंकि इनको बोलते समय भी क्या है ज़्यादा वायु निकलेगी, तो ये भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। सघोष और अघोष को ही साथ में जान लेते हैं। तो सघोष की ट्रिक क्या कहती है, 3 4 5 लगातार, या फिर आप लीजिए 12 345, यानी पहले आपके अघोष वाले आ जाएंगे, अघोष, फिर आपके सघोष 12 345, यानी 1 2 फिर 3 4 5। तो यहाँ पर अघोष में क्या हो जाएगा, अघोष में पहला और दूसरा, और साथ ही साथ ये जो सा शा सा सॉरी 3 ये जो लिखे हुए हैं ये वाले, और इसी तरीके से इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसमें सभी स्वर आ जाते हैं सघोष में, और य र ल व और हा ये आपके सघोष में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सघोष में हा भी आता है। सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं। और अघोष में आपका, अघोष में कौन कौन सा आएगा, सा सा और ये वाला शा भी ध्यान रखिएगा, तीन वाले, मतलब 3 प्रकार के सा जो होते हैं ये तीनों आपके अघोष में जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी, अघोष 12, सघोष 345, तीसरा, चौथा, पांचवा। कई बार दोनों मिला करके पूछ लेता है कि अल्प प्राण भी हो और सघोष भी हो, कौन सा है या कौन सा नहीं है। अच्छा, कुछ प्रश्न यहाँ पर हम आपको रिवाइज कराते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52। ठीक है, 52 आपको याद रहेगा। अयोगवाह कितने हैं, 2, अंग और आह। इसके अलावा 11 अलावा कौन से हैं, अंतस्थ हैं। ऊष में आप क्या जाते हैं, 4, स स स हा। ठीक, उच्छिप्त में आपके ड़ा और अड़ा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ला। लुंठित व्यंजन रा। अर्धस्वर या और वा। आगत व्यंजनों की संख्या 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 2। नासिक के व्यंजन कौन से हो जाएंगे, याम गणना नाम नासिकाचा, जो हमने आपको सूत्र बताया था। ओष्ठ में आ जाएंगे आपके पाफा बाभा मा। दंत में ताथा दाधा ना। मूर्धन्य में टाठा डाडा अड़ा। तालब में चाचा जाजा इया और सा और या। तो ये आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। अनुनासिक जान लेते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता होती है। जो चंद बिंदी होती है इसको अनुनासिक कहते हैं। कई बार अनुनासिक और अनुस्वार में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अनुनासिक में चंद बिंदी होती है, चंदा मामा वाला ध्यान रखिएगा, अनुनासिक होगा। अनुस्वार में क्या होता है, छोटी सी जो बिंदी होती है, जैसे अंक पे लगाई जाती है, या अंगूर या अंगद या गंगा चंदा जब आप लिखते हैं तो ये अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग क्या होता है, तो ये जो किसी वर्ण के बाद जो अंत में 2 बिंदियां ऐसे लिखी जाती हैं वो विसर्ग होती हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे आप अतः लिखते हैं, स्वतः लिखते हैं, दुख लिखते हैं। हालांकि अब क्या है, बात सही है कि इसका अभाव होता जा रहा है। दुख लिखना होता है तो आदमी डायरेक्ट ऐसे कोई भी हो दुख लिख देता है, जबकि शुद्ध रूप ये है दुख। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम शब्द रचना की। शब्द रचना पढ़ाने से पहले हम आपको यहाँ पर विराम चिन्ह पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम का मतलब होता है ठहराव। जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो एकदम से क्या रेड लाइट जल जाती है तो आप रुक जाते हैं, यानी ठहराव हो जाता है। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। याद रहेगा, ये कुछ टेबल है विराम चिन्ह की, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम कैसे बनता है, पूर्ण विराम कैसे बनता है, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक, कोष्ठक, उदाहरण, विस्मयादिबोधक, लाघव चिन्ह, निर्देशक, विवरण चिन्ह, त्रुटिपूरक, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चार चिन्ह और समानता सूचक, मतलब बराबर ये लिखा हुआ है, समानता सूचक हो गया। अल्प विराम मतलब क्या हो गया, कॉमा जो आप लगाते हैं, ठीक है। अर्ध विराम डॉट के बाद नीचे हल्का सा ये। पूर्ण विराम फुल स्टॉप इंग्लिश में आप बोलते हैं। उप विराम में 2 डॉट लग गए। प्रश्नवाचक आप जानते हैं, योजक आप जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, रेखांकन कहते हैं, इसको विवरण कहते हैं, इसको निर्देशक कहते हैं। जो आपको नहीं पता है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ये आपको पता होगा, हंस पद होता है, इसी को हम त्रुटिपूरक कहते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा सकता है। यहाँ पर हम साथ ही साथ जान लेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन, एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ठीक है, ग्रामर पर आपका ध्यान रहता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है, ये आपको पता ही नहीं होता कि ये भी पूछा जा सकता है। अभी तक जो हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनकी यहाँ पर आपको टोटल संख्या 10 दिख रही होगी, है ना। लास्ट में आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन
कहाँ हुआ? तो भोपाल भारत में हुआ। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। 8वां कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका सूरीनाम में हुआ। 6ठा लंदन में हुआ। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ। और 4था विश्व हिंदी सम्मेलन ये मॉरिशस में हुआ। 3रा नई दिल्ली में हुआ। 2रा मॉरिशस में हुआ। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ और यहाँ पर 10वां ये आपका भोपाल में हुआ। ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। वैसे हमने आपको बता तो सारे दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्यकार और उनके उपनाम। इनको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं जिनके अन्य कई सारे नाम हैं, उनको भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर है बद्री नारायण चौधरी, इनको हम प्रेम घन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको प्रेम घन भी कहते हैं। इसी प्रकार से हरि प्रसाद द्विवेदी, इनको वियोगी हरि भी कहा जाता है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम क्या है? तो हरिऔध है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि, दद्दा और रसी केंद्र भी कहा जाता है। राय देवी प्रसाद को पूर्ण कहा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल को त्रिशूल और स्नेही कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर है गिरधर शर्मा, इनको नवरत्न के नाम से भी हम जानते हैं। सत्यनारायण को हम किस नाम से जानते हैं? कवि रत्न, ब्रज कोकिल और श्रीश भी कहते हैं। बाल मुकुंद गुप्त को शिवशंभू कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा का उपनाम है गुलेरी। जगन्नाथ प्रसाद, इनका उपनाम है जगन्नाथ प्रसाद का उपनाम है भानु। माखनलाल चतुर्वेदी, प्रश्न पूछा गया है, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी के आगे निराला लगा हुआ है। मोहनलाल महतो को वियोगी कहा जाता है। जनार्दन प्रसाद झा को द्विज कहते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिवरत्न शुक्ल को बलई, कांतानाथ पांडे को चोंच, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को हितैषी, हरिकिशन को प्रेमी, जेपी श्रीवास्तव अर्थात गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, इनका फुल यानी पूर्ण नाम हम बता रहे हैं। पांडे बेचन शर्मा को उग्र और अष्टावक्र कहा जाता है। बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन, रामधारी सिंह धनकर इनके आगे लगता है और सुमित्रानंदन पंत को अप्सरा लोक का कवि, ये इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ के आगे रेणु लगता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से भी हम जानते हैं। हरिवंश राय को बच्चन आगे नाम के आगे इनका उपनाम है और जनता के बीच के कवि कहा जाता है। वैद्यनाथ मिश्र को यात्री, नागार्जुन बाबा, ढक्कन राजनीतिक कवि कहा जाता है। बापू गोपाल चंद्र को गिरिधर दास, विश्वंभर नाथ शर्मा को कौशिक विजयानंद दुबे, अभिमन्यु अनंत को सबनम, वासुदेव सिंह को त्रिलोचन और गजानंद माधव के आगे मुक्तिबोध लगा होता है। यहाँ से एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि कवियों के कवि किसको कहा जाता है, तो हम आपके पिछले पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही कोई मैराथन बनाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि अभी तक पिछले पेपर्स में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो कवियों के कवि पूछा गया है, हो सकता है इस बार पूछ ले कि बात के कवि, है ना, तो ध्यान रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को। सहजता के कवि पूछ ले तो भवानी प्रसाद मिश्रा को। त्रयंबक वीर राघवाचार्य राघव को। कैलाश सक्सेना कमलेश्वर, रामविलास शर्मा अगिया बैताल निरंजन, विद्या निवास मिश्र को परंपरा जीवी कहा जाता है। एक स्लाइड और बची है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहा जाता है, इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। नारायण प्रसाद को बेताब, चंदी प्रसाद को हृदयेश, शिव प्रसाद मिश्र को रुद्र, गुलशेर खां को सानी, प्रभुलाल गर्ग को काका हाथरसी, मनोहर श्याम जोशी को कल्क वैज्ञानिक भी कहा जाता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर थे हम लोग शब्द रचना पे। शब्द क्या होता है, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। यहाँ से प्रश्न पक्का 1-2 जरूर पूछा जाएगा। किस तरीके से पूछेगा ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए आपको सब जानकारी होनी चाहिए, है ना। पेपर में क्या आएगा किसी को कोई आइडिया नहीं होता है, अनुमान होता है कि हाँ इस तरीके से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, तो ये संभावना है कि इसी पैटर्न पे अब अगला प्रश्न बनाया जा सकता है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पे पूछे तो आप क्या बताएंगे,
उत्पत्ति के आधार पे आपके आते हैं तद्भव, तत्सम, विदेशी और संकर शब्द। फिर आ जाता है व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर, तो ये होते हैं रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। रूप या प्रयोग के आधार पर या विवेचन या हम आगे कहें अर्थ के आधार पर। देखिए रूप के आधार पर अलग है और अर्थ के आधार पर अलग है। अर्थ के आधार पर आपके हो जाते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। तो आपने क्या जाना, शब्द के 2 प्रकार, निरर्थक और सार्थक। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, विदेशी और संकर। इसी में आपके जो यौगिक शब्द होते हैं इसी में बनता है आपका उपसर्ग प्रत्यय, इसी में आपके आ जाते हैं प्रकार जो उपसर्ग और प्रत्यय जो आप पढ़ते हैं वो वाले शब्द। फिर आपका अर्थ के आधार पर आ जाता है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। फिर इसी में आपका निरर्थक में आ जाता है विकार के आधार पर। तो विकार में आपके आते हैं विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए बढ़ते हैं, एक एक शब्द के प्रकार को कवर करते हैं। तो ये हमने आपको 4 बताए कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज शब्द हो जाते हैं। व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर 4 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और संस्कृत, ठीक है, सॉरी संकर शब्द। अभी इसके बाद डिटेल से बताएंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और संकर शब्द। क्लियर हुआ? ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बनावट के आधार पर। फिर आ जाता है यहाँ पर रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, इसमें आ जाते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थी और अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। देशज शब्द का मतलब होता है देश में जन्मा, ठीक है, जो यहाँ पर हमने बना लिए खुद से। यहाँ पर कुछ भाषा जैसे द्रविड़ भाषा से शब्द हैं, कटोरा, काका, चंदन, कुटी, चूड़ी, झंडा, ये हो गए। विदेशी शब्द कौन से हैं? जो विदेशी भाषाओं से शब्द हिंदी में आए हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा का शब्द है, तो अदालत किस भाषा का शब्द है? अदालत हो गया, कानून हो गया, कुर्सी हो गया, गरीब हो गया, किताब, जुलूस, जलसा, जहाज, तकिया, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और तुर्की भाषा में आपका आ जाता है उर्दू, कैंची, कुर्ता, कुली, ताश, तोप, दारोगा, बावर्ची, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा में आपका आ जाता है आवारा, आफत, आवाज, उम्मीद, कुछ कुछ हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब जान लेते हैं यहाँ पर रूढ़ शब्द। तो रूढ़ का मतलब होता है जिनके सार्थक खंड ना हो, आप तोड़ेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे नाक लिखा हुआ है या घर लिखा हुआ है, तोड़िए जब आप घ और रा अलग अलग कर देंगे तो प्रत्येक वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात सार्थक खंड टुकड़े जो हैं सार्थक नहीं होंगे, अर्थहीन हो जाएंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे राजपूत अर्थात राजा का पुत्र, विद्यालय विद्या का आलय, विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ेंगे योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या हो जाता है, वे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, उनको हम कहते हैं योग रूढ़। इसमें ज़्यादातर भगवान वाले नाम और बहुब्रीहि समास के उदाहरण आ जाते हैं, जैसे जलज, पंकज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, लाल फीता शाही, दशरथ, हनुमान, ये आपके योग रूढ़ में आएंगे। याद रखिएगा बहुब्रीहि समास के उदाहरण, और ज़्यादातर इसमें ईश्वर भगवान वाले नाम आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। संकर शब्द की अगर हम बात करें तो किन्हीं 2 भाषाओं के तत्वों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। इसमें 2 भाषा के शब्द मिलकर के बनते हैं, जैसे थानेदारी, परदानसीन, मोटर गाड़ी, लाज शरम, बदहजमी। तो यहाँ पर हिंदी और फारसी का मिश्रण, अरबी और फारसी, अर्थात यहाँ पर 2 भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बनेंगे वो संकर शब्द होंगे। अब बात करते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर कारक की बात करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेष रूप से क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं।
हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट किया है कुछ चीज़ों को, जैसे यहाँ पर हमने आपको एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी नहीं बताया, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएंगे, है ना। पर्यायवाची में क्या है? जिसके एक से अधिक नाम हो, पर्यायवाची विलोम में जानते हैं आप, तो वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, वो यहाँ पर हमने इस मैराथन में नहीं लिया है। ज़्यादा प्रश्न जो आपके बनते हैं वो रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ से बनते हैं और तत्भव तत्सम से बन सकते हैं उत्पत्ति के आधार पे, जो कि हमने अभी आपको नहीं बताया है। देखिए तत्भव तत्सम के शब्द की अगर हम बात करें तो उसको भी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए तत्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तत्भव कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया हो, जैसे काम हो गया, बरस हो गया, माँ हो गया, ये जो शब्द हैं ये तत्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात तत्सम शब्द में ज़्यादातर आपको शब्द जो लगेंगे वो देखने से ही लगेगा कि संस्कृत के शब्द हैं, है ना। जैसे भूमि हो गया, हो गया, प्रथम हो गया, ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। यौगिक आपने जान लिया, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हो। योगरूढ़ में भगवान वाले नाम, या हम ये कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण। रूढ़ शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो। आगत या विदेशी शब्द जो किसी दूसरी भाषा से लिए गए हों। देशी शब्द जो स्थानीय बोली से लिए गए हों। संकर शब्द का मतलब है 2 भाषाओं के मिश्रण से बने हों, जैसे रेलगाड़ी हो गया, रेल और गाड़ी। जांचकर्ता, जांच और कर्ता, ये हो गए, ठीक है। बाकी भी संज्ञा सर्वनाम हम आपको पढ़ाएंगे। उपसर्ग आपको बता दें, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। पराधीन हो गया, पराजय हो गया, पराभव, ये उपसर्ग हो गए। प्रत्यय अंत में लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कारक की। तो कारक हिंदी में कितने थे? हिंदी में कारकों की संख्या होती 8। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने की स्थिति में, जैसे आप पढ़ते हैं कि बिल्ली छत से कूदी तो अलग हो गई, है ना, तो ये आपका हो जाता है अपादान, अलग होने के अर्थ में। फिर इसके बाद आ जाता है षष्ठी संबंध, काकी के नानी ने रारी रे। फिर आपका जाता है अधिकरण में पर, संबोधन में हे भो अरे। लिंग क्या होता है? तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। लिंग के भेद तो 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में आप 2 पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग सिंपल है, पुल्लिंग जो पुरुष का बोध कराए। अब यहाँ पर कुछ आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता हो गया, रमा हो गया, ममता हो गया। इकारांत जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हानि, रीति, तिथि। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी। इका मतलब इका जो है बड़ी की मात्रा लगी, रोटी। तिथि में छोटी की मात्रा है, रोटी में क्या है? बड़ी की मात्रा है। तो ये आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, ठीक है। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मूल शब्द में जोड़ा जाता है, ये शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे आप सुत में सुता वाला आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि की बात करते हैं। संधि क्या है? संधि वर्णों का मेल है। समास क्या है? शब्दों का मेल है, ये आप ध्यान रखिएगा। संधि के मेल को समझकर वर्णों को अलग अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना, ये संधि विच्छेद कहलाता है। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यड़ स्वर और अयादि स्वर। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के बाद स्वर, अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार का मतलब है जो परिवर्तन या बदलाव होता है, तो वहां पर स्वर संधि हो जाती है। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो गया। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कक्षा 6, 7, 8 से।
हमें पता है इस प्रकार के प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, तो इसमें हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। गुण स्वर संधि में क्या होता है, आ या आ के बाद अगर ई ऊ मतलब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ऋषि आए तो ए और अर हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर देवेंद्र है तो यहाँ पर आ मिला, यहाँ पर ई मिला, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, अर्थात आ प्लस ई मिल करके ए हो गए, है ना। कहने का मतलब ये है अगर ई या ई आता है, देखिए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आ प्लस ई मिलेगा तब भी ये ए होगा, बड़ा आ प्लस ई मिलेगा तब भी ये ए होगा। इसी प्रकार से अगर ऊ के साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊ के साथ मिलने पर ओ की मात्रा बन जाएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, और ऋषि ऋषि वाली जब कंडीशन आएगी तो यहाँ पर अर हो जाएगा। नरेंद्र और देवेंद्र इसके एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए होंगे। अगर हम कोई एग्जाम्पल आपको बताएं तो क्या हो जाता है, जैसे आप पढ़ते हैं महर्षि देवर्षि, तो ये अर वाला एग्जाम्पल है। वृद्धि में आपको ध्यान रखना है ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे 90% उसमें डबल पाई देखने को मिलेगी, चाहे वो ए हो या फिर औ हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आ या आ के बाद ए या ए आएगा तो ए हो जाएगा, यानी 2 पाई हो जाएगी, और आ या आ के बाद अगर ओ आएगा तो ओ का औ हो जाएगा, 2 पाई यहाँ पर भी हो जाएंगी ये वाली। तो बस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से इतना ध्यान रखना है, जैसे एकाएक लिखा हुआ है, सदैव लिखा हुआ है, महेश्वर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 पाई हो रही, बस आपको इतना ध्यान रखना है। वृद्धि संधि के अंतर्गत यड़ संधि की बात करें तो यड़ संधि में क्या हो जाएगा, असमान स्वर होगा, 3 आपको ध्यान रखने हैं, य व र, अर्थात आ या आ के बाद, ठीक है, यह हम यहाँ पर आ या वा नहीं है, यहाँ पर यड़ संधि इसका सूत्र होता है इको यड़च, और हाँ यहाँ पर सूत्र हम बताना भूल गए, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच, गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आदि गुणा, और आपका दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होगा अकह सवर्णी दीर्घ। तो सूत्र भी ध्यान रखिएगा, कई बार सूत्र ही पूछ लेता है। देखिए यड़ स्वर संधि के नियम क्या हैं, ई या ई के बाद, ई या ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई या ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ऊ या ऊ का क्या हो जाएगा, वा, ऋषि ऋषि का रा हो जाएगा। बस ये 3 ध्यान रखने हैं। या से यड़ होता है और या व रा आप ध्यान रखिए, बस या व रा। जैसे यदि प्लस अब, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पर आ, मिल करके ये या हो गया यद्यपि। ई और असमान स्वर, समान नहीं असमान स्वर मिला तो यहाँ पर या हो गया, अर्थात ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, ऋषि ऋषि की जगह पे रा हो जाएगा। अयादि स्वर संधि का सूत्र होता है एचो अयवयावह, ए ऐ ओ औ। इसके बाद अगर कोई असमान सवर्ण आता है तो एचो अयवयावह, सूत्र का मतलब है ये है, ऐ हो जाएगा आय औ आओ, ऐ आय औ आओ। बोलिए हमारे साथ, ऐ आय अब आओ, अर्थात ए का ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे ने धन अन नयन, चे धन अन चयन, अय हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से पौ धन अन पावन, पौ धन अक पावक, नय धन अक नायक। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर व्यंजन संधि की। तो व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल। देखिए स्वर संधि में क्या था, स्वर का स्वर से मेल था, बट व्यंजन में क्या है, व्यंजन में स्वर से अथवा व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होगा वही होगा व्यंजन संधि में। हम ये कह सकते हैं किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। इसके क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आसान रहेगा। जैसे ज़्यादातर जो पूछे आते हैं, दिग्गज हो गया, दिक धन कज, का गा हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा। दिग्गज, वाग्दत्ता, ऋग्वेद, परिच्छेद, संधिच्छेद, इस प्रकार के प्रश्न इसमें मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये का से माँ तक टोटल इनकी संख्या 25 दर्शाई गई है। अब हम बढ़ते हैं समास की तरफ। समास क्या है, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास का विलोम आपसे पूछ सकता है तो व्यास। यहाँ पर शब्दों का मेल है। संधि में क्या था,
वर्णों का मेल था। समास क्या है? शब्दों का मेल है। शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का है आपके सिलेबस में। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं पहचानेंगे कैसे। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा, मतलब मेन होगा, इस पे फोकस होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास के ज्यादातर उदाहरणों में विशेषता किसी न किसी चीज की दर्शाई गई होगी। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होगा। द्वंद्व समाज में जब आप तोड़ेंगे तो और से जुड़ेगा और योजक चिन्ह होगा। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, किसी तीसरे का अर्थ आएगा। ठीक है, मुख्यतः समास जो है यहां पर यही पहचानते हैं आप। देखिए मुख्य क्या होता है? जिसपे बल पड़े, जिसपे जोर पड़े। तो हमने आपको बताया अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, या हम ये कह सकते हैं अप्रधान होते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अव्ययी समास में एक रूल और है कि यहां पर अगर कोई भी शब्द रिपीट हो रहा हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे घर घर, चल चल, पल पल, राम राम, तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। ये आप अलग से ध्यान रखिएगा, क्योंकि राम राम जब लिखा होता है तो बच्चों को लगता है राम और राम योजक चिन्ह लगा है, वो द्वंद्व समास लगा देते हैं, उत्तर गलत हो जाता है। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। बहुब्रीहि समास में भी यथाशक्ति, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। राजा का कुमार, धर्म का ग्रंथ, रचना को करने वाला। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न एक आएगा, नव्य तत्पुरुष। इस पे नजर नहीं पड़ी अगर आपकी तो आज डाल लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जिस समास में पहला पद तरीके से नेगेटिव चीजों को दर्शाए वहां पर होता है नव्य तत्पुरुष। जैसे आपका हो जाता है नास्तिक, मतलब ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक कहा जाता है, तो नव्य तत्पुरुष में ये आ जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, असभ्य, अनंत, अनादि, असंभव, ये होते हैं आपके नव्य समास के उदाहरण। यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि एक प्रश्न आपका नव्य तत्पुरुष समास से ही पूछा जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा असभ्य है ना, अनंत, उसी प्रकार से अज्ञान, अनुपयोगी, अनहोनी, नास्तिक, नालायक, अविवेक, अनजान, ये होते हैं नव्य समास के अंतर्गत। यहाँ पर एक चीज हम आपको और बता दें, अलुप्त तत्पुरुष
विवाद का प्रश्न है, ठीक है। बट अगर हम बात करें नील गाय, तो नीली है जो गाय, गाय की विशेषता। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। सदधर्म, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं जिसमें विशेषता बताई जा रही हो वो कर्मधारय हो जाते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक, जैसे त्रिनेत्र, तिरंगा, सप्ताह, त्रिकोण, पंचमढ़ी। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, अथवा विग्रह करेंगे, अथवा या और से ये जुड़ जाएंगे, इसमें हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास में। द्विगु समास हम आपको बता ही चुके हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम बहुब्रीहि समास की ओर। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरे पद की ओर संकेत देखने को मिलता है, उसमें बहुब्रीहि समास। जैसे चार हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, चक्रपाणि, चतुर्भुज, पंकज। पंकज ध्यान रखिएगा, ये आपके माइंड में नहीं रहता है, तो पंकज में आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। नीलांबर, त्रिलोचन, विषधर, चंद्रमौली, प्रधानमंत्री, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण। देखिए अलुक्त हम आपको पहले ही बता चुके थे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे समास जिसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसमें आपका अलुक्त तत्पुरुष समास हो जाता है। युधिष्ठिर, आत्मनेपद, अंतेवासी, निशिचर, मनसिज, सरसिज, ठीक है। यहाँ पर पीताम्बर, घनश्याम दोनों में ही परमधारय समास है। हमने आपको क्या बताया कि जब अपवाद वाली स्थिति बन जाए तो यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया हो तो आप बहुब्रीहि लगाइएगा, और अगर सिर्फ कर्मधारय है, बहुब्रीहि नहीं है, तो आपको कर्मधारय ही लगाना है। फिर भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो 99% ऐसे क्वेश्चंस को कोर्ट में लोग चैलेंज कर देते हैं, इनका एक आधा नंबर कम रहता है, ठीक है। अलंकार क्या होता है, तो जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जिस प्रकार से स्त्री का आभूषण गहना होता है, इसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम यहाँ पर अलंकार कहते हैं, ठीक है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारेण प्रचक्षते, ये किसने कहा है, आचार्य दंडी ने, ठीक है। काव्य के शोभा कारक धर्म गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में आ जाते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा और प्रश्न अलंकार। यहाँ पर हमने आपको एक अलंकार का वीडियो दिया था, ट्रिकी वीडियो था, जिसको 2-2.5 लाख से अधिक लोग देख चुके थे, जिसमें हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, एक पोयम थी, उसके माध्यम से आपको अलंकार हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, और वो ट्रिक आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को याद भी हो गई होगी। चलिए हम एक बार उसको और गाना चाहेंगे, और वो आप भी इसको गा लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में जब 2-4 बार आप उसको गा लेंगे तो याद हो जाएगा। वो ट्रिक हमारी क्या कहती है, आइए सुनते हैं। ट्रिक कहती है कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, और सासी शेषम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो जनु जानो मनु मानो, और 2 चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। अब इस ट्रिक को समझिएगा। पहली लाइन हमने बोला बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, अर्थात जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण को बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे मुदित महीपत, महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ पर माँ शब्द और माँ वर्ण और सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 प्रकार का होता है, छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास और लाटा अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या होता है, सब चीज़ें आपको डीप में नहीं पढ़ाया जाता सब जगह, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों का थोड़ा सा भला हो सके और हमारी भी मेहनत साकार हो सके। मतलब जिस मेहनत से हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, आप तक पहुँचाया है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर हम
छेकानुप्रास की, इसमें क्या होता है, स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होती है, वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे रीझ रीझ रहसि रहसि हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। देखिए रीझ रीझ रिपीट हुआ, रहस्य रहस्य हुआ, हंसी हंस, तो यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है। क्या है, रा क्या है, व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर आपका छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। वृत्तानुप्रास में क्या होगा, एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। जैसे सपने सुन हले मन भायो, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी प्रकार से शेष महेश में लाटानुप्रास भेद है। पहला मनुष्य क्या है, करता है, और दूसरा मनुष्य है संप्रदान, कि मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्य, शब्द तो वही है लेकिन यहाँ पर तात्पर्य अलग अलग निकल रहा है। यमक अलंकार, फिर हमने ट्रिक में अपनी जो पोएम हमने आपको सुनाई थी उसमें दूसरी लाइन बोली थी। पहली लाइन थी, आपको याद होगा कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, फिर था और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। तो इसमें कनक कनक के सौगुनी बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, आपको पता होगा। यमक और लाटानुप्रास में अंतर क्या है, यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, पर लाटानुप्रास में शब्द और अर्थों की दोनों की आवृत्ति होती है, यही अंतर है। श्लेष अलंकार, अगली पंक्ति हमने बोली थी, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। जैसे आप पढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर खैर दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और हलधर जो शब्द लिखा हुआ, ये श्लिष्ट शब्द हैं जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। वृष भानुजा का मतलब है यहाँ पर राधा, वृष भानु की बेटी, और वृषभ की बहन, ठीक है, गाय का ये भी अर्थ निकल रहा है। और हलधर के वीर से कृष्ण अर्थात बलदेव के भाई, और साण बैल के भाई का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, एक ही शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अर्थालंकार में आपका आ जाता है उपमा अलंकार। अगली पंक्ति हमने बोली थी कि सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उपमा का मतलब होता है, उप का अर्थ होता है समीप, मा का मतलब होता है देखना। उपमा का मतलब होता है एक वस्तु दूसरी वस्तु को रख करके समानता दिखाना। इसमें आपको मिलेगा सी से, क्योंकि तुलना की जाती है ना, समानता दिखाई जाती है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पहचानने का तरीका कि सासी से समसरिस मान लो उपमा।
शब्दों में आएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल जाएगा। मानो दिया होगा, जन दिया होगा, जानो दिया होगा। जैसे आप पढ़ते हैं सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रधात। तो यहाँ पर मनहु आ रहा है, जनु जानो मनु मानव, मनहु आ सकता है। इसी प्रकार से एक हम आपको और बताते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानव हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मानव आ रहा है, मानव हवा के जोर से। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, मनु मानव जनु जानो, कभी भी गलत नहीं होगा। अगली पंक्ति थी अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात। यहाँ पर झूठ बोला जाता है, बढ़ा बातें कही जाती हैं। जैसे लगन न पाई आग सारी लंका जल गई गए नहीं सकती। ये संभव है कि हनुमान की पूंछ में आग भी ना लगी हो, पूरी लंका जल जाए। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर के बात बताई जा रही है, यहाँ पर आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे एक अलंकार आपसे पूछा जा सकता है संदेह अलंकार। ठीक है, इसमें क्या है, किसी वस्तु को देख करके संशय बना रहे, निश्चित ना हो। जैसे आप पढ़ते हैं सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी, किनारी है किनारी है कि सारी है। तो यहाँ पर संशय है। ठीक है, कि नारी सारी है कि सारी नारी है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाता है। भ्रांतिमान में क्या होता है, एक चीज को देख करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाना, ये होता है भ्रांतिमान अलंकार। क्या होता है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। साहित्य में काव्य को पढ़ने या सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस की बात करी है। प्रश्न पूछे 9वां रस कौन सा है, तो शांत रस, 10वां वात्सल्य, भक्ति रस 11। कुल रस पूछ ले तो 11 हैं, भरत मुनि के अनुसार पूछ ले तो 8 इनकी संख्या है। यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है स्थायी भाव से, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव का हास, करुण रस का शोक हो जाएगा, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, भयानक रस का भय होगा, अद्भुत रस का आश्चर्य होगा, और यहाँ पर विभत्स रस का जुगुत्सा हो जाएगा, शांत रस का निर्वेद हो जाएगा, वात्सल्य रस का वत्सलता हो जाएगा, भक्ति रस का देव विषयक रति हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर संज्ञा की। संज्ञा क्या होता है, आप जानते ही होंगे, नाम, किसी भी वस्तु, स्थान या फिर भाव का नाम संज्ञा होता है। जैसे वस्तुओं के नाम रेडियो, किताब, संदूक, स्थान के नाम कुतुब मीनार, आपका नाम, हमारा नाम। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं बताना। भाव के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो। व्यक्ति का नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सचिन, रवीना टंडन। वस्तु का नाम कुछ भी हो सकता है। स्थान का नाम कुतुब मीनार, जयपुर, राजस्थान। दिशाओं के नाम, देशों के नाम, ये सब संज्ञा में आ जाएंगे। और राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम, दिनों, महीनों के नाम, संज्ञा है ये सब। जातिवाचक में क्या आ जाएगा, जैसे जानवर जाति है, नदी जाति है, अध्यापक एक जाति है, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर। ठीक है, एक ही प्रकार की प्राणी वस्तु और स्थान का बोध कर रहे हो तो वहां पर जातिवाचक, जैसे लड़का। ठीक है, बात करते हैं भाववाचक। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, साहस, वीरता, ये आपके भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, बेईमानी। अब यहाँ पर समूहवाचक, जहाँ पर समूह का भेद हो, जैसे फौज यानी सेना, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, कुंज, मंडल, कमेटी, ये आपका समूह हो गया। द्रव्य में क्या होता है, जिसको हम नाप तौल कर सके, जैसे चावल, घी, तेल, सोना, लोहा, जिसको हम माप सके। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले, लेकिन ये आपको पता है संज्ञा सर्वनाम में ज़्यादा हम आपको क्या व्याख्या करेंगे, आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे। तो सर्वनाम
जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। बार बार थोड़ी लिखेंगे पेड़ पौधे, लिख देंगे वे ये करते हैं, वो ये करते हैं, इनके ये काम। तो जो वे शब्द है संज्ञा के स्थान पर है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। सर्वनाम के भेद कितने? ठीक है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक में खुद के लिए कहा जा रहा है। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। इसमें भी आपके 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करता है इसमें आ जाता है मैं, मेरा, मेरी, मुझको, हम, हमको, हमारा। मध्य पुरुष में सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। तो मध्यम में आपका तुम, तुमको, तेरा, तुझको, ऐसे वाले शब्द हो जाएंगे। निजवाचक में क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बात बताने के लिए करता है, निजवाचक। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये अपने आप के लिए जहां पर हो वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। निश्चयवाचक में क्या है? फिक्स, निश्चित हो कि ये बात है। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण की बात करें तो यह वह फिक्स है कि ये कार मेरी है तो मेरी है। ठीक है। ये पुस्तक मेरी है, तो ये निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में फिक्स नहीं होता है, निश्चितता का बोध नहीं होता। जैसे कुछ, कोई। ठीक है। कुछ किताबें मेरी है, खाने में कुछ गिर गया, वहां पर कोई आया। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? कौन, क्या, कब, कहां आदि मिलेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है वहां पर आपका हो जाता है क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं संबंधवाचक की तरफ। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या संबंध बताने के लिए किया जाए वहां पर आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, सोवेगा वो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। जो सो से ये शब्द जुड़ते हैं, जैसा वैसा से ये जुड़ते हैं। विशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है। जैसे सुंदर अपने आप में क्या है? विशेषण शब्द है, इसकी भी जो विशेषता बताए लिख दे बहुत सुंदर, तो बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है। बहुत सुंदर, सुंदर की विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर है। ठीक है। यहाँ पे ठीक है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही हो उनको हम विशेष्य कहते हैं, और विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हमने बताया ना, सुंदर लिखा हुआ है, इसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये बहुत ये प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण होते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब इसको कैसे पहचानेंगे? गुणवाचक में जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध आदि का बोध कराए, यानी विशेषता बताए। गुण की बात करें या दोष की बात करें वहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे अच्छा, भला, ये गुण बता रहा है। दोष में बुरा, दुश्लील, आलसी, ये बुराई बताई जा रही। रंग में रंग का कलर, है ना। काल बोधक में नया, पुराना, प्राचीन, क्षणिक। स्थान बोधक में स्थान का नाम। बढ़ते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या है? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता की। मैदान में 5 लड़के, कितने लड़के? लड़के की विशेषता कि वो 5 थे, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। संख्यावाचक में भी आ जाता है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। जहां पर फिक्स दिया हो कि 5 या 2 वो हो जाएंगे निश्चित, जहां पर दिया हो कोई या कुछ तो वहां पर अनिश्चित हो जाएगा, है ना। देखिए निश्चित में 1 2 3 4 या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अनिश्चित में क्या हो जाएगा? फिक्स नहीं होगा। अगला देखिए परिणामवाचक विशेषण।
परिणामवाचक में क्या होगा, नाप तौल जहाँ पर बोध हो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा दूध दे दीजिए, बच्चा भूखा है, रामू के खेत में 10 कुंटल गेहूं पैदा हुए, जिनको हम नाप सकते, तौल सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे आप जानेंगे, ठीक है, कि निश्चित परिणाम कौन सा अनिश्चित? तो निश्चित में फिक्स होगा 2 मीटर, 3 मीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। अनिश्चित में फिक्स नहीं होगा, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक। अंतर क्या है संख्यावाचक परिमाणवाचक में? संख्यावाचक में गणना होती, गिनती की, जबकि परिमाणवाचक में नापा तौला जा सकता है। संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक में संज्ञा के बाद नाप तौल की इकाई होती है। तो ये आपको अंतर ये जरूर पूछा जाता है, कई बार यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर से संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्योंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं इसीलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, तो यह जो है यहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण है। तो ये सार्वनामिक विशेषण की बात हो गई। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? तो वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने, बीकानेरी भुंजिया, ये हो गया। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। जैसे हिरण तेज भागता है, भागना क्रिया है, विशेषता क्या बता रहा है कि तेज भाग रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया, वह धीरे धीरे चलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मुहावरे की, ठीक है। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, एक प्रश्न आ सकता है, इनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक आना है और कम से कम 400-500 है। तो 400-500 तो मैराथन में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता ना, फिर 20-22 घंटे का ही वीडियो हो जाएगा। तो बस ये आपको बताना है कि यहाँ से एक एक प्रश्न आएगा, हो सकता है यही पूछ ले। अक्ल का अंधा मूर्ख व्यक्ति, अक्ल घास चरने जाना अर्थात समझ का अभाव होना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, अगर मगर करना अर्थात आनाकानी टाल मटोल करना, अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना मतलब निकालना। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं, ये तो हम आपको करा ही चुके हैं। तो ये वीडियो इतना ही है, मतलब और भी अगर टॉपिक इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। मेन टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। जैसे हमने आपको वर्णमाला कंप्लीट करा दिया, इसमें हिंदी साहित्य के बारे में, संविधान के बारे में क्या बात करी गई वो बता दिया, शब्द रचना हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, क्रिया छूट गया इसमें। तो क्रिया हम आपको शॉर्ट में ऐसे ही बता देते हैं ताकि क्रिया भी आपका इसी में रिवीजन हो जाए, है ना। बाकी अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ने का आप समय नहीं है, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया नहीं, टॉपिक वाइज मैम के द्वारा हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाया गया है। चलिए, हम आपको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, निपात से एक प्रश्न आ सकता है, काल से एक प्रश्न आ सकता है। काल क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय शब्द वो होते हैं कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष इसका कोई प्रभाव ना पड़े, वो हो जाते हैं अव्यय। अब बात कर लेते हैं क्रिया की। तो जिस शब्द से या शब्द समूह से क्रिया के मतलब किसी कार्य के करने या होने का मतलब अर्थ हो निकले, वहाँ पर क्रिया होता है। जैसे नीतू काम कर रही है, देवेश खाना बना रहा है, तो ये क्या है? क्रिया हो रही, कोई काम हो रहा है। क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। मूल क्रिया में आपने पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से ही आता है। तो अकर्मक में क्या होता है? जहाँ पर कर्म ना हो। सकर्मक में क्या हो जाएगा? जहाँ पर कर्म हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ छूट गई है, हमने आपको वाच्य पढ़ाया था, है ना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? चलिए थोड़ा थोड़ा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो भी चीज़ें हमें याद आ रही हैं, ताकि कुछ छूटने ना पाए। ये वीडियो वैसे काफ़ी बड़ा हो गया है और गला भी थोड़ा सा जवाब दे रहा है। अब देखिए, वाच्य 3 प्रकार के आप होते हैं, इसको आप पढ़ते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में वो बनता है भाववाच्य से। भाववाच्य के एग्जाम्पल क्या होते हैं? हमसे चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता, या उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। चलिए,
तो ये आप भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा, वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, वहां पर कर्मवाच्य होगा। कर्तवाच्य में क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगी, वहां पर क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हो, भाववाच्य में भाव निकले कि किसी से कोई काम किया नहीं जा रहा है, निगेटिव का भाव वहां पर निकलेगा, वो हो जाएगा वाच्य। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर निपात की। निपात से प्रश्न आ सकता है। निपात होते क्या हैं, तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम निपात कहते हैं। जैसे भी ज्यादा पूछाता है, तुम भी ये काम करोगे, वह भी यहां से गया है, हां, जी, नहीं, काश, तक, मत, क्या, ये जो है निपात है। निपात को आप और अच्छे से समय मिले तो देख लीजिएगा। अर्थात किसी भी बात पर जब ज़्यादा जोर दिया जाए, अतिरिक्त भार दिया जाए, तो वहाँ पर निपात होते हैं। ठीक है, जैसे तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, भी लग रहा है यहाँ पर। नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था, तो भी वाला जो है, भी ये जो है निपात है। निपात भी 9 प्रकार के होते हैं, डिटेल से जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। स्वीकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, तुलनात्मक, बलार्थक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 10 से 15 प्रश्न उम्मीद करते हैं इसी वीडियो से फंस जाएगा तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। यहाँ पर ईवीएस और बाल विकास की पापा वीडियोस के थंबनेल लगा दिए हैं, यहीं से आप क्लिक करके एक बार पेपर से पहले देख करके जरूर जाइएगा। और अगर आप ये वीडियो 2022 के यूपी टेट की परीक्षा के लिए देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। सभी प्रीवियस ईयर को एक एक वीडियो में कराया गया है। आपको आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।